हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन काफी मोस्ट आ गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE जिसको बोलते हैं द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं: वैशाली रामबाबू, सूर्य शेखर गांगुली, सविता श्री भास्कर या तानिया सचदेव। देखिए, इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। आइए इसकी डिटेल हम देख लेते हैं क्वेश्चन की। FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर से सम्मानित भारतीय शतरंज प्रतिभा वैशाली रमेश बाबू ने, है ना, शतरंज में भारत की बढ़ती प्रमुखता पर प्रकाश डाला। उन्हें विश्व चैंपियनशिप में भारत के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। विश्वनाथ आनंद के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए वह उसे शतरंज की ओर ले जाने में के अपने पिता के फैसले को श्रेय देती है। ठीक है, अपने माता पिता के समर्थन से वैशाली हम्पी और द्रोणावल्ली के बाद भारत की तीसरी ग्रैंड मास्टर है। आपसे अगर आप IAS, सिविल सर्विस या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनसे पहले दो चेस मास्टर ग्रैंड मास्टर बताइए, तो वो है वैशाली हम्पी और द्रोणावल्ली। तो ये तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है। उन्होंने लोब्रेगेट ओपन 2500 ILO अंक होते हैं जो चेस प्रतियोगिता में मिलते हैं, हासिल किए। साथ ही FIDE ने उन्हें टोरंटो में हाल ही में कैंडिडेट टूर्नामेंट में औपचारिक रूप से खिताब प्रदान किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, अल मखतूम अल शेख। तो देखिए, ये दुबई मॉडर्न कंट्री है, तो आप थोड़ा सा IQ का यूज करेंगे, अपना साइंस का यूज करेंगे, तो आप इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये वहां के राष्ट्रपति हैं, है ना, और इनके नेतृत्व में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम, देखिए इन्हीं के नाम पर आप सोच रहे हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगर आप इनका नाम देखेंगे तो मखतूम इनका सरनेम है। इसी नाम से हवाई अड्डा विकसित कर रहा है। सालाना 260 मिलियन यात्रियों की क्षमता के साथ 400 टर्मिनल गेट और 5 समानांतर रनवे होंगे। परिवहन से परे इसका लक्ष्य शहरी जीवन, वाणिज्य, वैश्विक व्यापार को एकीकृत करना और इसमें खुद को दुबई साउथ के भीतर दुनिया के हवाई अड्डे के रूप में स्थापित किया जा सके। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नवाचार और वैश्विक कनेक्टिविटी के प्रति दुबई के समर्पण को रेखांकित करता है। ठीक, दुबई की पिक्चर आप यहाँ अपने आंखों के सामने देख पा रहे होंगे। अगला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीमताल झील जो हाल ही में चर्चाओं में रही है, जंगल में आग लग रही थी, ये खबरों में रही, किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये है गुजरात में। वाइब्रेंट गुजरात का आपने ऐड भी देखा होगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने पास के जंगल की आग पर काबू पाने में मदद के लिए उत्तराखंड के नैनीताल में भीमताल झील से पानी इकट्ठा किया। आग पर काबू पाने में मदद के लिए भारतीय सेना IAF को बुलाया गया। MI-17 हेलीकॉप्टरों से पानी उठाया गया। अग्निशमन प्रयासों के लिए झील भीमताल झील उत्तराखंड के जिले में सबसे बड़ी झील है। कुमायूं क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और जिसे भारत में झील जिला भी कहते हैं। देखिए, कुमायूं जिले को झील जिला कहा जाता है। इसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परत में बदलाव के कारण हुआ। 1883 में ब्रिटिश काल के दौरान निर्मित एक चिनाई वाला बांध यहां पर इसको कहा जा सकता है। तो अपने आप में ये काफी बड़ी बात हो जाती है। आप इस चीज को देखें कि देखिए इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो झील जिला किसे कहते हैं, दूसरा भीमताल झील कहां पर है, तीसरा ये आग कहां लगी, चौथा कौन से हेलीकॉप्टर प्रयोग किए गए। ठीक है, ये काफी सारे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, इसका विषय क्या है। देखिए, हर साल प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक आता है। इस साल की थीम क्या है, थीम ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। तो इस साल की जो थीम है यह है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंट क्राइसिस। ठीक, द प्रेस फॉर द प्लैनेट। देखिए, ये इंग्लिश को हिंदी में करके लिखा गया है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन की हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 3 मई 2024 को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसकी थीम यहाँ पर ये रही थी, पर केंद्रित है। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने में पत्रकारिता की भूमिका पर जोर देता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित किया गया। यह वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला विंड हॉक की घोषणा का स्मरण करता है। विंड हॉक वो घोषणा है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करती है। अगला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भ्रामक विज्ञापन, अगर आप कोई गलत ऐड निकालते हैं
तो उसके कारण 14 पतंजलि के प्रोडक्ट को यहाँ पर बैन कर दिया है। उत्तराखंड है, यूपी है, गुजरात है, राजस्थान है। आपको पता लगा है बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी यहाँ बैठे हुए पार्वती मारकर, आप देख भी रहे होंगे, दोनों काफी चर्चाओं में यहाँ पर रहे। उत्तराखंड सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों पर पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादकों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए। विज्ञापन नियमों का अनुपालन न करने के कारण कंपनी को जांच का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दवा नियामक द्वारा 24 अप्रैल को जारी दिया गया कदम पतंजलि द्वारा भ्रामक प्रभावकारिता के दावों के लगातार प्रसार का हवाला देता है। यह कार्रवाई सच्चे विज्ञापन मानकों को लागू करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रामदेव की कानूनी लड़ाई पर इसका प्रभाव डालती है। देखिए, रामदेव की जो कानूनी लड़ाई है वो किस चीज को लेकर है? वो इस चीज को लेकर है कि जो कोविशील्ड नाम से दवाई निकाली थी तो उसका केस चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पतंजलि भारत में लगभग 10 लाख लोगों को सीधा रोजगार भी देती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और देखिए, जब आप स्वदेशी प्रोडक्ट के खिलाफ, स्वदेशी प्रोडक्ट के पक्ष में विदेशी प्रोडक्ट के खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का सामना भी करना पड़ता है, तो आप इसको इससे जोड़कर भी देख सकते हैं। तो बाबा रामदेव जो है 14 उत्पादकों के लेकर यहाँ सुर्खियों में आ गए हैं। कई बार गवर्नमेंट को चंदा ना दें तब भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। हाल ही में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? देखिए, स्वरूप कृष्ण ने, नागेश कुमार ने, ओम प्रकाश मेहरा ने और निर्मल चंद्र ने। तो देखिए, यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागेश कपूर। ऑफिसर कमांडिंग चीफ ट्रेनिंग कमांड की बात चल रही है तो नागेश कपूर। जब बात करते हैं नागेश कपूर के बारे में तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 मई 2024 को एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ, इसको बोलते हैं AOC इन सी के रूप में ट्रेनिंग कमांड के रूप में कार्यभार संभाला है। 1986 में कमीशन प्राप्त 3400 से अधिक उड़ान घंटों और कमांडिंग ऑफिसर और स्टेशन कमांडर के रूप में उल्लेखनीय कार्य के रूप में यहां पर काम किया है। इनकी भूमिका में वायुसेना अकादमी के प्रमुख प्रशिक्षक, पाकिस्तान में रक्षा अताशे और रणनीति और वायु रक्षा के कर्मचारियों का पद शामिल है। TC से पहले वे वायुसेना के मुख्यालय में वायु अधिकारी प्रभारी कार्मिक भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंगलाज माता का मंदिर है। आपको पता होगा ये मंदिर माता रानी का पाकिस्तान में बना हुआ है। आपने कभी दर्शन ना करे हो तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। ये हिंगलाज माता का मंदिर है जो कि बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया था। हिंदू भक्त हिंगलाज लासबेला जिला है पाकिस्तान में, वहां पर माता के प्राचीन गुफा मंदिर में वार्षिक उत्सव के लिए एकत्रित होते हैं। ये थोड़ा चर्चाओं में भी रहा। तीर्थ यात्रा की शुरुआत खड़ी मिट्टी के ज्वालामुखियों की यात्रा से होती है, जहां तीर्थ यात्री ऊपर शिखर से पहुंचने के लिए सीढ़ियों और चट्टानों पर चढ़ते हैं, गड्ढे में नारियल और गुलाब की पंखुड़ियां फेंकते हैं। वे मंदिर में जाने के लिए दैवीय अनुमति मांगते हैं। देवी हिंगलाज को समर्पित यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के पास स्थित है ना मंदिर परिसर में मंदिर, गुफा और पवित्र प्राकृतिक संरचना यहाँ पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारीजुआना को कम खतरनाक दवा के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किसने दिया है? देखिए, जब बात मारीजुआना की चल रही है तो यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा यूएसए। आपको पता होना चाहिए अमेरिका से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र काफी चर्चाओं में है। यदि हम इसके बारे में डिटेल से देखें तो आप देख सकते हैं, बात जब यूएसए की करते हैं तो आपको पता है यूएसए अपने देश में काफी सारे प्रोग्राम यहां पर चलाता रहता है। इसी तरह यूएसए ने क्या किया है, वहां के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने वहां पर काम किया और उसने पाया कि मैरिजुआना में अनुसूची 1 अनुसूची 3 में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया, जिसे कम शक्ति में विनियमित किया जा सके। देखिए, यहां पर बहुत मोटी इनकम होती है यहाँ पर इनको नशे के पदार्थ से। बिडेन के सुझाव का उद्देश्य हीरोइन और LSD एक तरह का नशा होता है। क्यों? तो आपने देखा होगा बहुत सारे वहां सड़कों पर पड़ रहते हैं ये नशेड़ी जो है, इसकी चिकित्सा क्षमता के साथ संरेखित करना है। साथ के साथ ऐसे नशे की दवाइयां दी जाएं जिनका उपचार किया सके, मतलब नशे को पूर्णतः प्रतिबंध ये नहीं करता है। टिप्पणी के बावजूद, देखिए वहां अधिकारी ने जांच और सार्वजनिक टिप्पणी के बाद यह कदम वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा समर्पित मैरिजुआना के चिकित्सा लाभों को स्वीकार करने की दिशा में एक बदलाव का संकेत है। अब वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि केवल वहां पर वही प्रोडक्ट बेचे जाए जिनका उपचार संभव है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया रिसेंटली अप्रूव चेंजेस द म्यूचुअल फंड रेगुलेशन द प्रिवेंट फ्रॉम रनिंग? भारत के किस नियामक संस्था ने हाल ही में फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये बात सेबी का काम है।
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का काम है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के बारे में। देखिए सेबी का काम केवल म्यूचुअल फंड का नहीं है, बल्कि जो आईपीओ होते हैं उन आईपीओ को लॉन्च कराना भी सेबी का ही काम हो जाता है। सेबी का ऑफिस आप अपने सामने देख सकते हैं, बना हुआ है, बॉम्बे में बना हुआ है और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी ने भारतीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के फ्रंट रनिंग के निपटारे के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी। फ्रंट रनिंग या महत्वपूर्ण लेनदेन से पहले गैर सार्वजनिक जानकारी के साथ व्यापार करना भारत में यह अवैध है और परिसंपत्ति की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यह स्टॉक और कमोडिटी जैसे विभिन्न वित्तीय बाजारों में होता है। सामान्य रणनीतियों में खरीदें बेचें मतलब बीबीएस और बेचें खरीदें पैटर्न पर शामिल है। इन विनियामक परिवर्तनों का उद्देश्य बाजार में अखंडता और निवेशक हितों की रक्षा करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो रिच होते हैं वो डमी कंपनी बना देते हैं और उस डमी कंपनी से पैसे को इन कराते हैं, मतलब अपने ब्लैक पैसे को व्हाइट करने के लिए इन कुछ कंपनियों का यूज करते हैं। आपने बीच में देखा होगा कुछ बहुत ज्यादा फेमस कंपनियों का नाम भी यहां पर बीच में आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित लुकआउट सर्कुलर एलओसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए एलओसी में जो हमारे भगोड़े देश के भाग जाते हैं देश का पैसा चुराकर, विशेष तौर पर तो लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी होता है, जैसे कि विजय माल्या का आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। जांच के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित व्यक्तियों की शारीरिक आवाजाही को विनियमित करने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीरव मोदी ने लंदन में जाकर शरण ले लिए, तो हम चाहते हैं कि वो शारीरिक रूप से यहाँ आए, केवल वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमारे न्यायालय में ना हो, बल्कि खुद उपस्थित सशरीर वो यहाँ पर आए। डिटेल में जाकर देखेंगे तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण चूक करता, मतलब जो बैंक का ऋण चुकाने से चूक गए हैं, इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी होनी चाहिए और वो नहीं कर सकते है ना। एलओसी के आयोजन अधिकारियों को दिए जाने वाले सरकारी निर्देश हैं जो किसी व्यक्ति को आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। इनका उपयोग कानून प्रवर्तन द्वारा जांच के तहत व्यक्तियों को देश छोड़ने और प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। आमतौर पर पुलिस या खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी किया जाने वाले एलओसी गृह मंत्रालय द्वारा नामित बंदरगाहों और संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत एक उपकरण है। मान लो कोई आदमी वांछित है, देश में टेररिस्ट घुस आया, तो हम लुकआउट सर्कुलर जारी करके उसको वहां पर बंदरगाहों पर या एयरपोर्ट पर हम उसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से होता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से यहां पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।